हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी और मैथ्स बन रहा है आपके एग्जाम को क्लियर करने में सबसे बड़ी बाधा, तो हम आपकी इस प्रॉब्लम का चालान काटने के लिए सुबह लेकर आ रहे हैं 15 मिनट चालान कटेगा शो, जिसमें हम सीखेंगे कंसेप्ट प्लस मैट्रिक। तो याद से जुड़िएगा 5 जुलाई से सुबह 7:15 SSC अड्डा 24/7 पर। याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। और तारीख हो चुकी है 7। आज बड़ा अच्छा है ना, 7 सब लोग हैं और 3 2 5 2 7। अरे वाह, सब कुछ आज 7 है ना। ये आज की डेट पे तुम लोग गौर फरमा रहे हो। आज की डेट तो अच्छा लग रहा है कि 7/7/2023, तो उनको भी जोड़ो तो 2 2 4 7, मतलब आज 7 है। तो करंट अफेयर में आपका साथ भी बहुत जरूरी है। और ये बात अब आप लोग आज की डेट देखो कितनी अच्छी सी जो हमें समझ में आई, अचानक ही निगाह गई। ये है 7, ये है 7 और ये है 2023। इनको जोड़ लो आपस में तो ये भी है 7 नहीं है ये, देखिए। और हमारा आपका करंट अफेयर में क्या है? 7, ठीक है ना। हमारा आपका करंट अफेयर में क्या है? 7। तो चलिए इस 7 को आगे बढ़ाते हैं। तो 7 में आपका स्वागत है। 4 7 हो गए ना, तो आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर को। और हमेशा की तरह जो मैं ये आपसे डिस्कस करता रहता हूं कि कभी ये मायने नहीं रखेगा कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, हमेशा ये मायने रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। और करंट अफेयर की क्लास तो वैसी ही होती है कि आप मतलब धीरे धीरे चलते चलते एक दिन 6-7 महीने इतना करंट अफेयर पढ़ चुके होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सबसे इजी जो लगता है दैट इज करंट अफेयर। तो ये सारी चीजें हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अच्छा, वरदान बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है, ये तो आप जान ही रहे हैं। Y182 कूपन कोड के साथ आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। और ये बैच 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कंप्लीट GS/GK का बैच है। इकोनॉमिक्स से लेके हिस्ट्री पॉलिटी तक सभी का बैच है। अनीता जी, आपको हैप्पी बर्थडे। आज आपने लिखा कि सर मेरा बर्थडे है, तो आपको हैप्पी बर्थडे। हाँ देखो, एक स्टूडेंट कितना अच्छा है, उसने याद दिलाया कि सर माइक लगा लीजिए। थैंक यू लल्ला, आपने जो मुझे याद दिलाया। हालांकि मेरी आवाज़ ठीक ठाक रहती है, पहुंच तो जाती है, लेकिन फिर भी जिसने भी याद दिलाया माइक लगा लीजिए, उसको कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का और पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि पहले क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा। अच्छा, कम्युनिटी पे भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। जब आप अपने अड्डा का ऐसे ऐप खोलेंगे तो अड्डा के ऐप में यहाँ पे नीचे लिखा रहता है कम्युनिटी आपके, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे एक्सप्लोर ग्रुप, ठीक है ना, एक्सप्लोर ग्रुप। और जब एक्सप्लोर ग्रुप को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, जिसमें करेंट अफेयर एंड GS बाई आशुतोष सर, ठीक है ना, बाई आशुतोष सर मिलेगा। तो आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। यहाँ पे एक्सप्लोर ग्रुप लिखा रहता है, एक्सप्लोर, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लोर ग्रुप लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको कम्युनिटी के लिए लिखा रहेगा कि भैया यहाँ पे आओ। तो फिर यहाँ क्लिक, एक्सप्लोर पे क्लिक, और फिर आप देख लेंगे कि GS/GA बाई आशुतोष सर कहाँ लिखा है, तो आप कम्युनिटी में मेरे जुड़ जाएंगे अड्डा के ऐप पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे। क्लियर है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत के बाहर पहला IIT परिसर जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार निम्न में से किस देश में स्थित है? एक्चुअली आपको बताएं कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, अगर आप लोग नोटिस किए हों तो ये पिछले
4 दिन से विदेश की यात्रा पे हैं। ये जंजीबार जो पड़ता है ये कहाँ है सर? ये तंजानिया। क्लियर है? ये तंजानिया में है। और जब ये जंजीबार पहुंचे तो ये एक प्रपोजल लेके पहुंचे हुसैन अलवी के पास। ये हुसैन अलवी मिप्सी कौन है सर? हुसैन अलवी। हुसैन अलवी आपके राष्ट्रपति हैं तंजानिया के। एस जयशंकर जी और इनके बीच में एक समझौता हुआ तंजानिया के राष्ट्रपति के बीच में, और समझौता यह हुआ कि हम आपको देंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए आईआईटी मद्रास के बिहाफ पे करार किया गया है। आईआईटी मद्रास इसमें इन्वॉल्व है। आईआईटी मद्रास के बिहाफ पे करार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो दूर देशों तक प्रचार प्रसार करेगा और विदेशी संबंध भी मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसी क्रम में ये भारत और तंजानिया के बीच 10वां संयुक्त स्तर बैठक है। भारत प्लस तंजानिया के बीच यहाँ पे 10th मीटिंग भी चल रही है, संयुक्त वार्ता भी चल रही है। उस संयुक्त वार्ता की भी सह-अध्यक्षता एस जयशंकर जी ही करने वाले। भाई 2 देश आपस में मिलेंगे। ये गए क्यों है 4 दिन के लिए? क्योंकि वहां पे भारत और तंजानिया के बीच में 10वीं संयुक्त बैठक हो रही है, जिसकी सह-अध्यक्षता एस जयशंकर करेंगे और अध्यक्षता हुसैन अलवी मिप्सी करेंगे, जो कि आपके तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे एक जगह आपके पड़ती है दारुस्सलाम करके, उसमें विवेकानंद जी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में विदेश मंत्री जी ने कहाँ पे विवेकानंद जी के मूर्ति का अनावरण किया अपने 4 दिवसीय यात्रा पे? तो उसका आंसर भी तंजानिया हो जाएगा। क्लियर है ना? उसका आंसर भी तंजानिया हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना, बी ऑप्शन तंजानिया। तो आइए, विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के जंजीबार में खोला जाएगा। तंजानिया की राजधानी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि स्टैटिक वगैरह में वही चीज पूछता है जो करंट अफेयर में चर्चा में होता है। आपको लगता है कि स्टैटिक जीके में अलग चल रही है चीजें, हाँ चलती हैं, लेकिन कौन सी? जब आप जैसे कोई देश चर्चा में है उसकी राजधानी जरूर रट लो, तो आपको उसकी भाषा, अब देखो स्वाहिली भाषा बहुत कम देशों में बोली जाती है, लेकिन ये पूछता है आपसे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के फुट्टापर्ती में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है सर, उन्होंने अमृतकाल को क्या नाम दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब तक आप इसका नाम बताएं, आपको याद दिला दूं कि हमारे बजट में एक अन्न को सुपर फूड कहा गया था, ये इस बार, या फिर अन्न श्री कहा गया था। या तो ये इस बार के पेपर में रहेगा या फिर ये रहेगा। सुपर फूड या अन्न श्री किसको कहा गया था? मिलेट्स को कहा गया था। किस चीज को कहा गया था? मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं सर? मोटा अनाज। मिलेट्स जो है वो एक तरीके से मोटे अनाजों का एक सीरीज है, ग्रुप है मिलेट्स। अब मोदी जी ने कहा है कि हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस 75 से लेकर के जब हम आजादी का 100वां महोत्सव मना रहे होंगे, तो जो ये बीच का 25 वर्ष है, जो ये बीच का 25 वर्ष है, इसको हम लोग किस काम से जानेंगे? कर्तव्य काल। कि हम भारतीयों का ये क्या चल रहा है? कर्तव्य काल चल रहा है। अब तुम देख लेना, पेपर में ये पूछेगा। कर्तव्य काल से एक बात और याद रखिएगा, जो आपके राजपथ का नाम था उसका नाम भी बदल करके क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपके इन जो 3 स्क्रीन पे नाम हैं, कर्तव्य पथ, कर्तव्य काल, अन्न श्री, इनमें से एक आपसे पूछेगा। अन्न श्री एक आपसे पूछेगा। अच्छा, अब अगर यहीं पे देखो करंट अफेयर चल रहा है, यहीं पे तुमसे पूछ दें कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है, मैं जानबूझ करके ये क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं यहां पे मैंने कुछ हिंट दिया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आप कहोगे सर इससे उसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अभी तुम देखना क्या कनेक्शन निकलेगा। कुछ लोग आंसर तो करें, देखो मैं बताता हूं क्या कनेक्शन निकलेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया है?
हाँ हाँ बताओ बताओ, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया, अमृत काल को क्या नाम दिया, तो कर्तव्य काल का नाम दिया है अगले 25 वर्ष के लिए, अगले 25 वर्ष के लिए। हाँ अब मारेंगे ना तुम लोग, सही हो जाओगे। गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री ना, इतनी बार नालायक हो। देखो वो गोस्पोन ड्यू को मिला है जो बुल्गारिया के हैं। मैं इसलिए दिया था क्योंकि लोग क्या नोटिस करेंगे, श्री, और आंसर क्या कर देंगे, गीतांजलि श्री, ये आंसर करेंगे। गीतांजलि श्री को 2022 का मिला है, ठीक है ना, टॉम ऑफ सैंड के लिए। मैंने पूछा है 2023, तो जब मैंने श्री बोला मैं उसी समय पकड़ लिया था कि अधिकतर आंसर करेंगे गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को नहीं मिला है। वो जॉर्ज गॉस्पोन ड्यू जो बुल्गारियाई लेखक है जिसने एक किताब लिखी है टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर के लिए गॉस्पोडिनो कुछ ऐसे करके नाम है, जॉर्जिया बुल्गारिया का पहला लेखक है, उसको मिला है। मिल गया नंबर, पढ़ लिए करंट अफेयर। यही गड़बड़ करके आते हैं लोग एग्जाम में, दिख रहा है ना सामने। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये वाला तो क्लियर हो गया ना, इसमें उलझे हुए तो नहीं हो ना, अब सब हटा दे रहे। फिर से एक बार बता दें इसके बारे में। कर्तव्य पथ नाम दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, कर्तव्य काल अगले 25 वर्षों को। अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो ये मोदी जी ने कर्तव्य पथ, और याद रखना 75वां आजादी के महोत्सव से लेकर के 100वां आजादी के महोत्सव का जो 20-25 वर्ष है उसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, कर्तव्य पथ। ये भी याद रखेंगे, पूरे को नहीं दे दिया है। अमृत काल ही है, यहां तक 75 वर्ष तक वो अमृत काल ही कहा जा रहा है। हां इस 25 वर्ष के लिए वो कर्तव्य पथ है। अगला क्वेश्चन, भोपाल मध्य प्रदेश में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती। सर देखिए, ये जो भोपाल में आयोजित हुआ इसमें हरियाणा की लड़कियां पहुंची, इतने मुक्के मारी भोपाल में जाकर के कि वो बन गई विजेता। क्लियर है ना, वो क्या बन गई, विजेता। हरियाणा की लड़कियों ने 6ठा युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत लिया है। अगर इनके कुल पदकों की संख्या बात की जाए तो 13 पदक इन्होंने जीते हैं, जिसमें इन्होंने सर्वाधिक 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। ब्रोंज को ही आप लल्ला क्या कहते हो, कांस्य कहते हो, इसको आप रजत सिल्वर को कहते हैं और इसको आप स्वर्ण पदक कहते हैं। क्लियर है ना, इसको आप स्वर्ण पदक कहते हैं। तो 5 4 4 ये है पदकों की संख्या। अब याद करो, अभी यूनिवर्सिटी गेम्स खत्म हुआ था, 76 75 51, ये क्या है, मैंने एक तुम लोगों को कोड याद करवाया था मेडल का, 76 75 51, ये टोटल अगर आप देखोगे तो 202 है पदकों की संख्या। कहां पे भारत ने 202 टोटल पदक पाए थे, ये मैंने आप लोग को रटवाया है कि ये गोल्ड मेडल है, ये सिल्वर मेडल है, ये ब्रोंज मेडल है। किन खेलों में भारत ने 202 मेडल प्राप्त किए हैं टोटल, अब बताओ। हाँ तो ये वाला जब तक आप बताएं तब तक मैं ये हरियाणा का आपको बता दिया कि हरियाणा ने 5 गोल्ड 4 सिल्वर 4 ब्रोंज के साथ 6ठा राष्ट्रीय युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत लिया है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड पोजीशन पे उत्तराखंड रहा है, ये सेकंड पोजीशन पे उत्तराखंड और थर्ड पोजीशन पे दिल्ली रहा है। क्लियर है ना, थर्ड पोजीशन पे दिल्ली रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा, अच्छा ये तो हो गया। बचपन में डायबिटीज और उससे होने वाली मौतों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। डायबिटीज मतलब इसी को आप मधुमेह भी कहते हैं। क्लियर है ना, इसी को आप क्या कहते हैं, मधुमेह। अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये पाया गया कि भारत देश में, और खास करके ये जो सर्वे था जामा नेटवर्क जनरल ने प्रकाशित किया, एक जामा नेटवर्क जनरल द्वारा प्रकाशित किया गया है ये रिपोर्ट। और जामा नेटवर्क जनरल के इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा क्या है आपके डेथ हुई है मरने वालों की, बच्चों की डायबिटीज से। तो इस मैटर में शीर्ष पे कौन सा स्थान रहा है, भारत। ऑप्शन को छोड़ दो, सब ऑप्शन के पीछे मत पड़े रहना, ठीक है ना, ऑप्शन के पीछे मत पड़े रहना।
तो भारत में सर्वाधिक डेथ हुई है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। भारत में सर्वाधिक डेथ हुई है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि 2019 तक का ये डेटा है, 2019 ईस्वी तक का ये सर्वे होकर के आया है। और आश्चर्यजनक रूप से जब साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, उस समय अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 39.4% की वृद्धि हुई है। 39.4% की वृद्धि हुई है पिछले कुछ वर्षों में डायबिटीज के मैटर में बच्चों में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो ये बच्चों का डायबिटीज चेक के लिए तो अब इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं। तो जामा नेटवर्क जनरल द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में बच्चों में मधुमेह का बोझ अध्ययन हुआ और भारत को 2019 में बचपन में मधुमेह के सबसे अधिक मामलों और मौतों का सामना करना पड़ा है। समझा? तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में डायबिटीज, इसलिए बच्चों को भी उतना ही मीठा खिलाएं जितना उपयुक्त हो, जितना उनके ग्रोथ के लिए, उनके लिए जरूरी हो। ये नहीं कि मान लो चॉकलेट खा लो, मिठाई खा लो, ये खा लो, वो खा लो, नहीं, एक हिसाब से वो खाएं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो मधुमेह, डायबिटीज, इंसुलिन, ये सब थोड़ा बचाना चाहिए। निम्न में से कौन भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है? एक्चुअली यहां सूक्ष्म उधार से क्या मतलब है? सूक्ष्म मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस जो होता है, नहीं कि माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो माइक्रो फाइनेंस मतलब बिहार में लोग छोटे छोटे उद्योग ज्यादा कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि भैया उधार तो सबसे ज्यादा ले रहे हैं। तो बिहार इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए बिहार भारत में सर्वाधिक माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म उधार लेने वाला देश बन गया। अगर अभी वर्तमान की डेटा को देखें तो 48,900 करोड़ रुपए बिहार के ऊपर सर्वाधिक सूक्ष्म उधार चल रहा है। मतलब अगर इस चीज को हम लोग ये कर दे, बिहार का प्रति उधारकर्ता प्रयोजक देख ले कि प्रति उधारकर्ता व्यक्ति कितना हो गया है, तो करीब करीब उसके ऊपर 27,200 रुपए का उधार आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब इनडायरेक्टली अपने याद रखने के लिए ऐसा कर लो कि भारत सरकार का सबसे ज्यादा उधार वाला देश बिहार है और बिहार के हर नागरिक के ऊपर इतना उधार चल रहा है मैक्सिमम। ठीक है ना? अब वो बिहार का उधार है, मतलब उनके नागरिक का उधार हुआ ना, एक तो भले सरकार देगी ऐसा। तो 27,200 रुपए, भाई देखो जो जो लोग बिहार के हो मेरा उधार दे दो, मांग लो तुम लोग अपना अपना पैसा मांगो, भाई बिहार वालों ये वाला पैसा आप लोग दे दीजिए। ये प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति उधारकर्ता प्रयोजक है, ये टोटल है। अब टोटल तो तुमसे मांगेंगे नहीं, तो अपना उधार भैया चुका लो, हम पेटीएम नंबर दे देंगे। ठीक है ना? सर किसने लिया, किसने क्या? बिहार सरकार ने लिया, और बिहार सरकार अपने पॉकेट में नहीं रखी है, उस राज्य के लोगों ने लिया है, इंडस्ट्री वालों ने लिया है सूक्ष्म उधार। क्लियर है ना? इंडस्ट्री जो नहीं, माचिस बनाने के लघु उद्योग, इधर उधर कई लघु उद्योग होते हैं, चप्पल बनाने का, वो ये उधार लिए हुए हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु को ही पीछे छोड़ा है बिहार ने। तो अब जब आप लोग का सैलरी आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो भैया हमारा ये 27,200 रुपया दे देना। ठीक है? बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हम आ रहे हैं पटना 16 तारीख को। 16 तारीख को जब हम पटना आएंगे तो जितने हमारे पटना के दोस्त रहेंगे सब हमको 27,000 रुपए दे देना। ठीक है? हम मोदी, अब हमको लौट के तो दिल्ली ही आना है, तो हम मोदी जी को पैसा पहुंचा देंगे। ओवरऑल 48,900 करोड़ रुपए बिहार के ऊपर अत्यधिक सूक्ष्म उधार है। अच्छा, तमिलनाडु की भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, तमिलनाडु भी 48,600 करोड़ रुपए पे है। और उसके अलावा इस समय राजेंद्र आलेरकर बिहार के राज्यपाल चल रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस सुधार की मैंने बात किया है, और ये सारी चीजें हैं। यूपी भी ठीक ठाक उधार लिया हुआ है। निम्न में से किस स्थान पर भारत और जापान के मध्य जीमेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। रीजन अगर आप इसकी कहीं से डिटेलिंग देखेंगे, ये भारत कर रहा है जापान के साथ विशाखापत्तनम में। क्लियर है? अगर इससे पहले जो 6वां संस्करण हुआ था 2022 में, 6वां संस्करण हुआ था आपके कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। 2022 में जो हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज क्या होंगे? एक्चुअली ये जो जीमेक्स है भारत और जापान के बीच में 2012 में शुरू किया गया है। तो जब आप कहीं इसकी डिटेलिंग या किसी माध्यम से पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे क्या कि 2012 में इसकी शुरुआत, तो इस बार इसकी 11वीं वर्षगांठ की याद में
ठीक है ना। ये इस बार इसकी क्या मनाई जा रही है, 11वीं वर्षगांठ। तो कंफ्यूजन कहां हो रहा है कि 11वीं वर्षगांठ है और 7th संस्करण है। तो कुछ स्टूडेंट जो कि कल मुझे देखने को मिला वो ये पूछ दे रहे हैं कि सर 11वां संस्करण है कि 7वां संस्करण है। याद रखना ये इसका 7th एडिशन है 2023 वाला और 11वीं वर्षगांठ की याद में मनाया जा रहा है 2012 से 2023। अगर आप देखेंगे तो 11वीं वर्षगांठ स्थापना का शुरुआत का 11वां वर्षगांठ है। तो इस डाउट से बाहर रहिएगा, संस्करण 7वां ही है, 11वीं वर्षगांठ है जिसमें भारत भाग ले रहा है। 6वां मना था बंगाल की खाड़ी में, 7वां मना है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम जो पोर्ट है जहां ये मनाया किया जा रहा है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, क्लियर है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये बात भी आप याद रखेंगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यही है। क्लियर है। अगले पॉइंट पे, तो ये भारत और जापान की सेना के बीच में मनाया जाएगा। चलिए तो अगले देखो, इसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। नेक्स्ट, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। इससे पहले क्या होता था, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में अक्सर नेता लोग और अन्य प्रभावशाली लोग अध्यक्ष पद पे आ जाते थे। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ कि अच्छे से चुनाव हुआ और इस चुनाव में आघव अर्जुन को बनाया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आघव अर्जुन है ये तो बड़े अच्छे वोटों से जीते। टोटल वोट की संख्या थी 39 वोट थे, मतलब जो बोर्ड मेंबर्स नहीं होते वो 39 वोट में से आघव अर्जुन को 38 लोगों ने पसंद किया कि भैया ये रहेंगे अध्यक्ष बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। अगर हम लोग और इन्हीं के साथ साथ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अजय सूद को नियुक्त किया गया है। ये उपाध्यक्ष हैं, क्लियर है ना। ये नियुक्ति याद रखना, जब जीडी, एमटीएस, रेलवे, सीजीएल ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है ना, बड़े बड़े नियुक्ति याद करके जाएंगे। यूनाइटेड नेशन में ये हो गए, राज्यपाल ये हो गए, ऐसा स्पोर्ट्स का एक उठा के पटक देता है, फिर कहते साला क्या पढ़ के आए थे, क्या एग्जाम में आ गया है। उपाध्यक्ष अजय सूद बने हैं। एक बात और याद रखना कि आघव इससे पहले, जो आघव अर्जुन हैं ये इससे पहले तमिलनाडु बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष थे। तमिलनाडु बास्केटबॉल फेडरेशन से ये संबंधित थे। अब ये भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन के क्या हो गए हैं, हेड हो गए हैं। अगर फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय फेडरेशन ऑफ इंडिया जो बास्केटबॉल के इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी और पहला मैच 20 जनवरी आपके 1892 को एवर, मतलब दुनिया में बास्केटबॉल का पहला मैच 1892 को खेला गया था। अमेरिका में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेलों में से एक है बास्केटबॉल और अमेरिका में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये बहुत फेमस गेम है। तो पहला बास्केटबॉल मैच दुनिया में 1892 में खेला गया है। 1930 में भारत ने इसमें एंट्री किया है। 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। आघव अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं और अजय सूद उपाध्यक्ष हैं। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये हैं आपके आघव अर्जुन जी और ये लोग बन गए हैं बास्केटबॉल के अध्यक्ष। ठीक है। अगला, अभी हाल ही में SGX निफ्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रीजन, ये जो SGX है ना, ये क्या डिनोट करता है, सिंगापुर। ठीक है ना, सिंगापुर निफ्टी। सिंगापुर निफ्टी को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो आपके सिंगापुर निफ्टी है, सिंगापुर एक्सचेंज, पूरा ही लिखा जाए तो सिंगापुर एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज, सिंगापुर एक्सचेंज। अब जाना जाएगा कहां है, गिफ्ट वाला, गिफ्ट निफ्टी के बारे में। गिफ्ट निफ्टी कुछ दिन पहले गिफ्ट सिटी चर्चा में था, अब गिफ्ट सिटी गुजरात सूरत में पड़ता है ना, तो गिफ्ट निफ्टी ये है आपकी। क्लियर है, सिंगापुर एक्सचेंज गिफ्ट निफ्टी के नाम से अब जाना जाएगा। अब ये इकोनॉमिकल टर्म है, आपको इसके इकोनॉमिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपको जानते हो यहां क्या पढ़ लेना चाहिए कि सर वो निक्की जोन्स का, निकी कहां का है, NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, ऐसे। फिलहाल कर्तव्य पथ हो गया है अमृतकाल का अगला 25 साल, कर्तव्य पथ हो गया है राजपथ,
क्लियर है। और SGX निफ्टी हो गया है, मतलब आज जो हम लोग पढ़े हैं SGX निफ्टी अब हो गया है गिफ्ट निफ्टी। क्लियर है ना, गिफ्ट निफ्टी। ये गिफ्ट सिटी कई दिनों से चर्चा में है। कोई बता सकता है इस गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? भाई गिफ्ट सिटी गुजरात, हसमुख आधिया जी ये इस बार इसके अध्यक्ष बने हैं। कोई बता, अभी हाल फिलहाल में ही अध्यक्ष बने, कोई बता सकता है कि ये गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में है। क्लियर है ना, सूरत में से ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और ये कहां पे है सर? इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है आपके गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। गांधीनगर से सांसद कौन है? अमित शाह जी हैं। गांधीनगर से सांसद कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी यहां पिछले वर्ष से एक योजना चला रहे हैं, लड्डू वितरण योजना। अभी पूछ दूंगा किसको किसको लड्डू खाना है, तो देखो अभी क्या स्थिति बनती है। भैया लड्डू किसको किसको खाना है बताओ? अमित शाह जी अपने सांसद क्षेत्र गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना चलाए हुए हैं और चल रहा है, हंसी मजाक में मत लेना। तो बताओ कि ये किसने किसने चलाया है, मतलब ये लड्डू किसको किसको खाना है? जल्दी बताइए। यस, तुरंत 1-1 किलो लड्डू नहीं 4 लड्डू भेजवा पाएंगे। 4 लड्डू का इसमें प्रावधान है। बताओ तो लड्डू किसको किसको खाना है? हाँ, अब मैं बता रहा हूं जितने लोग को लड्डू खाना है, मुझे जितने, मेरे को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसके लिए लड्डू खाने के लिए ये योजना किन के लिए है पहले वो सुन लो। ये योजना उनके लिए है जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये योजना है। गर्भवती महिला, इनको इनके गर्भकाल के 9 माह के दौरान 4 पौष्टिक लड्डू प्रति माह दिए जाएंगे ताकि ये अपने पोषण को पर्याप्त प्राप्त कर सकें। तो जितने लोग को लड्डू खाना है, पहले क्वालिफिकेशन योजनाओं की जो होती है उसे जान लिया करो। इसीलिए कहते हैं ऐसे अंधे में नहीं लाठी चला देना चाहिए, हम भी खा लेंगे लड्डू। अब खाओ लड्डू, नहीं खा लो लड्डू खाएंगे, वह नालायक कहेंगे। पहले पढ़ो लिखो, IAS बनो। इधर क्या गांधीनगर अमित शाह लड्डू वितरण। खैर ओवरऑल तो SGX निफ्टी हो गया है गिफ्ट निफ्टी। क्लियर है ना, SGX निफ्टी हो गया है गिफ्ट निफ्टी। तो ये अब आप ध्यान रखेंगे। अगला, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी याद रखना यार। SGX क्या है? तो सिंगापुर एक्सचेंज। हो सकता है यही पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहा SGX, तो वो क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला, निम्न में से किसे हाल ही में 2024 के लिए स्टार्टअप 20 पहल के लिए मसाल सौंपी गई है? एक्चुअली G20 के अंतर्गत स्टार्टअप 20 की अभी बैठक हुई। कहां पे? हरियाणा में हुई थी सर। और हरियाणा में जो ये बैठक हुई G20 की, स्टार्टअप 20 की, उसमें ये मसाल सौंपी गई है ब्राजील को। क्लियर है ना, ये मसाल सौंपी गई है ब्राजील को। तो ब्राजील स्टार्टअप 20 के पहल को भारत ने वैसे 2024 में ब्राजील के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो अब ये मसाल भारत किसको आगे बढ़ाता रहेगा? इस क्वेश्चन कोई भी आवे कि G20 की मसाल स्टार्टअप की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, एजुकेशन, आपके इकोनॉमी की किसको सौंपी गई है? तो एक बात याद रख लेना कि ब्राजील को दी जाएगी। रीजन, अब भारत के बाद G20 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? ब्राजील करने वाला है। तो बात समझ रहे हो? इस G20 की समापन सितंबर माह में हो रहा है। और मैं लिख के दे सकता हूं जिनका जिनका सितंबर में एग्जाम पड़ेगा या उसके बाद पड़ेगा, G20 से एक क्वेश्चन आएगा। और मैं आपके लिए 10 मिनट में G20 अपडेटेड पूरा लेकर आने वाला हूं। सब लोग रेडी रहिएगा। चलो, तो ये वाला एक ट्रिक याद रहेगा ना सबको भैया? सब लोग याद रखना कि सर G20 की कोई भी मसाल वाला क्वेश्चन आ जाए कि किसको भारत ने हैंड ओवर किया है, एक ही नारा, एक ही नाम, ब्राजील हो आपका, मतलब ब्राजील उसका आंसर रहेगा। अरे यार ये तो सी ऑप्शन झारखंड। एक्चुअली चलो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। हूल एक आदिवासी शब्द है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। एक्चुअली सिद्धू कान्हू का नाम आपने सुना होगा। सिद्धू कान्हू का नाम जितने लड़के लड़कियां यहां हिस्ट्री पढ़े होंगे वो सुने होंगे। सिद्धू जी कान्हू जी, इन लोगों ने 1855 ईस्वी में 30 जून के दिन 1855 में 30 जून के दिन अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम छेड़ दिया था। ये सिद्धू कान्हू जी संग्राम छेड़ दिया था झारखंड में। और उसी आप विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? संथाल।
ठीक है ना, संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। संथाल विद्रोह में आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के पसीने निकाल दिए थे। और संथाल भाषा में ये जो हूल होता है इसको हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड के नाम से जानते हैं, वहां पे रख दो, ठीक है ना, पर्टिकुलर वर्ड के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है ना। तो ये जो संथाल विद्रोह है इसी को कहा जाता है संथाली भाषा में हूल, इसी को कहा जाता है हूल। अच्छा, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है वो भी संथाल ग्रुप से ही बिलोंग करती हैं ना, खैर, तो हूल कहा जाता है। तो उसी क्रांतिकारियों को, सिद्धू कान्हू जैसे महान क्रांतिकारियों के एवं अन्य क्रांतिकारियों के सम्मान में झारखंड में मनाया जाता है हूल दिवस। अब आपको बता रहा हूं, मेरे मन में दो बातें और चल रही है जो आपके साथ मैं शेयर कर लूं करेंट अफेयर में ही। एक द 10 मिनट शो मुझे लेना है गवर्नर जनरल पे, चूंकि हिस्ट्री की बात हुई तो, और एक द 10 मिनट शो मुझे लेना है आदिवासी धार्मिक सामाजिक आंदोलन पर, धार्मिक सामाजिक आंदोलन। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मॉडर्न इंडिया का जो आपका पेपर बनता है हिस्ट्री में, ये दो टॉपिक गवर्नर जनरल वायसराय, इनके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पेपर में गलत होते हैं, गवर्नर जनरल वायसराय के, और आदिवासी और धार्मिक आपके जो हैं वो भी गलत होते हैं। तो दो 10 मिनट शो मैं इनके ऊपर लूंगा। तो हूल संथाली भाषा में क्या होता है? संथाल विद्रोह होता है, हूल संथाल विद्रोह होता है। 30 जून 1855 को चूंकि ये संथाल विद्रोह हुआ था इसलिए मनाया गया। अब एक प्रयोग के तौर पे देखो, करंट अफेयर पढ़ लिए, अब यहीं पे अगर मैं पूछ दूं कि भील और रंपा और आपके कोल, ये सब मुंडा विद्रोह, चलो डेट बताओ, आओ बताओ जरा, मुंडा विद्रोह किस सन में हुआ था? भील विद्रोह किस सन में हुआ था? रंपा विद्रोह किस सन में हुआ था? नील उपद्रव विद्रोह किस सन में हुआ था? एक नंबर पूछता है ना। जब से भारत का इतिहास है और जब से एग्जामिनेशन का इतिहास है, ये तो फिक्स है कि पूछ देगा कि मुंडा आंदोलन, भील आंदोलन, रंपा आंदोलन हुआ कब। आंसर बता पाओगे? बताओ बताओ कब हुआ था, जल्दी से सोच समझ के बताओ यार। हाँ, वहीं पे गिलास रख के हट जाओ ना, ठीक है, मैं ले लूंगा, ठीक है ना। ये देखो, ये हुआ था 1825 में। आपके रंपा कब हुआ था? खेलो 2020 खेलो ना, नहीं याद आ रहा है ना, इन्हीं से तीर मरवाएंगे तुम लोग को, बस नालायक कहीं के। 1879 में, ठीक है। और ये आपके, अभी मैंने संथाल 1855 बताया है, और आपके जो मुंडा है ये 1829 में। अब एक चीज जानो, ये वाला तो नहीं है, बताएंगे, होमवर्क लो, ठीक है, ये होमवर्क है। सर अगर ये लोग ना कर पाए तीर मार दीजिएगा, आप ही मारिएगा, आप कल मार दीजिएगा, एडजस्ट हो गया, ठीक है। पुराने लोग ना बहुत अच्छा बाण मार देते थे, ऐसे मारेंगे ना जाके एकदम लगेगा क्या ही बताएं अब, ठीक है। तो ये वाला याद रखना यार, ठीक है, ये वाला याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अरे ये शब्द भी याद रखना, हूल कहा जाता है। अच्छा, लोग आजकल हम लोग साइड कहते हैं हूल दे रहे हो हमको, हूल मतलब कि क्या विद्रोह की अग्नि जल रही है। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एआई के खतरों पर पहली बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताओ, इतना जल्दी कैसे आज तुम लोग आ गए? अच्छा क्या चाहिए क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, देख लीजिए, बुला लीजिए, उधर सब चाय नाश्ता कर रहे होंगे, इतना चाय लेके आ जाइए। अरे मैडम जी आई हुई थी, हम कहा इतना चाय लेके आ जाइए, कहीं सर उधर कैंटीन जाना, देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा अत्याचार है। खैर, क्या चीज? हाँ, तो और क्या, बिना पिए ही हम चाय के लिए मांग रहे हैं, लाइए 100 ग्राम चाय पी लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एआई के खतरों पर पहली बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंग्लैंड में। अभी इंग्लैंड द एलिफेंट विस्पर्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर विजेता मूवी है, उसको यहाँ के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने अवार्ड दिया, तारा अवार्ड और ग्रैंड साउंड अवार्ड दिया गया। एआई क्या है सर? अरे यार वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, क्लियर है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो हम लोग गेम वोम खेलते रहते हैं, इधर उधर मोबाइल चलाते रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई। इसके ऊपर पहली अभी आयोजन किया जाएगा, ये नहीं है कि हो जाएगा। इसका आयोजन कौन कौन रहा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि आने वाले 18 जुलाई को सब लोग यहाँ पे जुट जाना, पूरे देश के वैज्ञानिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड संस्थाएं और नेता, यहाँ पे इसके ऊपर बात होगी।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 वीटो पावर प्राप्त सदस्य हैं, जो आपके कौन, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस, ये सब हैं। और अभी इंग्लैंड ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता की वकालत भी की है। ये वही इंग्लैंड है जो हम लोग पे राज किया था, आज भारत के परमानेंट सदस्यता के लिए क्या कर रहा है, वकालत। तो ये पॉइंट अभी याद रखना, जब 18 जुलाई को इसकी बैठक होगी तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में अपने ये बैठा लो कि 18 जुलाई को ये बैठक हो रही है। अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान निम्न में से, भैया ये आजकल योगी जी कर रहे हैं, रोड भी सुरक्षित होना चाहिए। पत्थरबाजों का तो हम घर बुलडोजर से गिरवा देंगे, लेकिन अगर रोड पे भी कोई 3 तूफान किया तो गड़बड़ है। और याद रखो सड़क से रिलेटेड कि भारत सड़क नेटवर्क के मैटर में विश्व में 2nd पोजीशन पे आ गया है। पहले पोजीशन पे कौन है, यूएस है 1st पोजीशन पे, 2nd पे कौन है, भारत है 2nd पे, 3rd पे सड़क पोजीशन के मैटर में कौन है, चीन। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, अगर हम आपसे पूछें पोषण माह, पोषण सप्ताह कौन सा सप्ताह होता है या माह कौन सा होता है, ऐसे ही तो क्वेश्चन रहेंगे। सर पोषण 1 से लेके 7 सितंबर, और सर अगर आप माह की बात कर देंगे कि पोषण माह कौन सा है, तो सर वो रहता है आपके सितंबर पोषण माह को कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी आइए सर, हाँ ये सेफ्टी फर्स्ट योगी आदित्यनाथ जी की पहल है, क्लियर है ना। अब बिना हेलमेट लगाए यूपी के लड़कों तुम लोग निकलना मत, और लड़कियों, हालांकि किसी को भी नहीं यह अधिकार है कि वो निकले, लेकिन 13 से 31 जुलाई एक बात याद रखना, चालान कटेगा, मेन रोड पे चेकिंग रहेगी, ये बात याद रखो। देखो करंट अफेयर पढ़ने का फायदा मिला भाई, यूपी गवर्नमेंट चलवा रही है 17 से 31, अब वही पुलिस वाले रहे रोको 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 रोको, हेलमेट कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, तो अब डेट याद रहेगा ना, 17 से 31 जुलाई यूपी में बिना हेलमेट। कौन कौन यूपी का है कमेंट कर दो, फंसोगे लल्ला अगर बिना हेलमेट के तुम लोग निकल गए तो, ठीक है ना, देख लो यूपी के जितने लोग हैं सतर्क हो जाए, चेकिंग चलेगी। देखे 200 रुपया बचा दिए, सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ने का फायदा। लड़कियों हेलमेट लगा के, नहीं कि उड़ते हुए पापा की परी है पीछे पड़ा, उड़ गए तो रुक 500 रुपया ले ले, मैटर गड़बड़ा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। धन्यवाद आपको। हैं ये मैडम है कह रही हैं कि सर हम लोग स्कूटी चलाते हैं, हम लोग को पैसा नहीं, हेलमेट नहीं रहता है तो हम लोग कह रहे सर सॉरी सर सॉरी, इतने में काम हो जाता है। ऐसे ऐसे बाल करके बच जाती हैं, बड़ी खतरनाक हो यार तुम लोग, भागो यहाँ से। देख रहे हो जब मैडम ऐसा कर रही हैं, कह रही सर हम लोग को पैसा कहाँ दे रहा होता है, बाल ऐसे दोबारा करते कहते सॉरी सर काम हो गया, ले क्या सही है क्या, लड़कियां बच जाती हैं क्या, लड़ने ऐसे करने, वो सर वो 100 रुपया, अरे सर 30 रुपया तो है। ये वाली स्थिति जीवन में, एक तुम लोग को बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैं अपनी एक रियल बात बता रहा हूं। एक बार मैं और मेरा दोस्त सौरभ बनारस में थे, तो बनारस में हेलमेट नहीं लगाए थे, और आगे वाले सौरभ ने लगाया था, पीछे मैं बैठा था नहीं लगाया था, या सौरभ भी शायद नहीं, हम लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, रुका हेलमेट कहाँ है, सर नहीं है सर सॉरी सर, 11वीं 12वीं की बात है, हाथ पैर हम लोग जोड़ लिए, सर सॉरी सर सॉरी सर, 100 रुपया ले लिया, 100 रुपया दे दिए। 100 रुपया देने के बाद हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग उससे पूछे कि सर वो क्या बोलते हैं, आगे वाले ट्रैफिक पे भी चेकिंग होगा, पकड़ लेगा तो क्या होगा, तो 2 पुलिस वाले जो वहां खड़े थे बोले बोल देना पेप्सी, हम लोग बोले ठीक। सौभाग्य या दुर्भाग्य 3 किलोमीटर आगे फिर चेकिंग लगी थी, और हम लोग को तो ये था कि एक बार तो पैसा दे चुके, आप थोड़ी जाके रुक जाए, रुको 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 रुको, कहाँ गाड़ी चला रहे हो, तो हम लोग बोले सर वो पीछे हुआ था, कहाँ चेकिंग हुआ तुम्हारे पे, नहीं सर हुआ था, तो फिर हम बोले सौरभ बोल दे पेप्सी, तो बोले अंकल वो हमको बोले थे कि बोल देना पेप्सी, अब वो उसने बोल दिया पेप्सी, तो बोला अच्छा पेप्सी का ठीक है जाओ निकलो, कल से हेलमेट लगा के चलना, बहुत गलत बात है ये। पेप्सी सुनते ही उस ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने हम लोगों को छोड़ दिया, हम लोग आराम। अच्छा वो ऐसा ही पखवाड़ा टाइप का चल रहा था, 2-3 दिन बाद सौरभ और उसके भैया और हम 3 लोग थे, अब पकड़ लिए गए, उसके भैया हालांकि उतर गए थे, हम सौरभ फिर पकड़े गए 3-4 दिन बाद। तो सौरभ हम जैसे ही पकड़े गए तो सौरभ को दिमाग आया, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है सर वो पिछले चौराहे पे पकड़े गए थे और बोला गया था कि बोल देना पेप्सी। जैसे ही हम लोग बोले बोल देना पेप्सी, सारे वहां 3-4 जो पुलिस वाले थे सब आसपास खड़े, सब हंसने लगे, अब बहुत खिलखिला के सब तीनों चारों हंसे हम लोग के ऊपर। तो हम दोनों बोले हाँ सर हम लोग को बोले थे पेप्सी बोलने के लिए, तो सब बोले 2-3 दिन पहले भी पकड़े गए थे क्या, हम लोग बोले हाँ सर आपको कैसे पता, बोले उस दिन पेप्सी चल रहा था, आज कोका कोला है, कोड बदल गया है। हम कहते हैं तरीके
कोका कोला था उस दिन का कोड, और ये रियल घटना है। हम लोग कोका कोला में पकड़े गए थे, तो रोज पेप्सी नहीं चल रहा था, एक दिन पेप्सी, एक दिन थम्स अप, एक दिन कोका कोला। हम लोग पूछे थे, हम लोग तीसरे दिन पकड़े गए थे, बीच में स्प्राइट था, उस दिन का कोका कोला था, हम लोग पेप्सी पे अटके हुए थे, 100 रुपया फिर देना पड़ा। ऐसा ऐसा भी हो गया है, समझ रहे हो? तो आप लोग बचिए, ठीक है ना, बचिए इन चीजों से, सड़क सुरक्षा सप्ताह को बचाइए। तो खैर ओवरऑल 17 से 31 जुलाई, और ये रियल घटना है, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हमारे साथ हुआ 11वीं 12वीं में, पेप्सी कोका कोला में हम उलझे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश में 17 तारीख से चेकिंग है, मैं यहीं से बता दे रहा हूं, भैया अपना पैसा बचाइए। निम्न में से किस शहर में ताइवान द्वारा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? चूंकि ये भारत में किया जा रहा है, ताइवान द्वारा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कहां किया जा रहा है? सर मुंबई में किया जा रहा है। चाचा विधायक है, हमारे वाली बात, मुंबई में ही पूरे भारत के विधायकों की बैठक हो रही है, ठीक है ना। पूरे विधायक की बैठक इस बार भारत की कहां हुई है? मुंबई में हुई है। तो चाचा विधायक हैं, गए कहां हैं? मुंबई। ये वाली लाइन से याद रखना कि चाचा आपके विधायक हैं, गए हैं मुंबई, बैठक वहां हो रही है। तो ताइवान द्वारा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना मुंबई में की जा रही है। क्लियर है? भारत के फ्लैग को सलाम कर लें, इनको प्रणाम, ठीक है, अपना है यार। तो अगले क्वेश्चन पे, एक्सिस द्वारा निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? बताइएगा जल्दी से, बताइएगा कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो भैया ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर। इनको देखते वो वाला गाना याद आता होगा ना, तुझे जीना है मेरे लिए। आओ, लग रहा है इनको देख के कि तुझे जीना है मेरे लिए, वही दुखी वाली लड़की है, वही हीरोइन थी ना उस वाले मूवी में, जूता उता पहने एकदम एक्सिस की ब्रांड एम्बेसडर हो गई, अकाउंट खुलवाएंगे तुम लोग का। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स गियर कंपनी, अच्छा स्पोर्ट्स एसिक्स है, हम एक्सिस बैंक सोच लिए थे। एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एसिक्स कंपनी साउंड माइंड, साउंड बॉडी के विषय पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साउंड माइंड मतलब एकदम अच्छा दिमाग और अच्छा शरीर, ठीक है ना। इस पे तो वो क्या देती है? फुटवेयर दे रही है, स्पोर्ट्स वियर, यही सब दे रही है। तो देख लो इनका जूता उता देख लो, एकदम बढ़िया करारा पहनी हुई है। स्पोर्ट्स वियर जो ये कपड़ा उपड़ा पहनी हुई हैं, वो एकदम मतलब स्पोर्ट्स के लिए अभी यहीं से उठेंगी या दौड़ जाएंगी, सीधे आके तुम्हारे घर कहेंगे एक कप चाय हो जाए। तो ये है एसिक्स कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर, तुझे जीना होगा मेरे लिए, वही वाली, ठीक है। श्रद्धा कपूर दूसरे को मार दी। अच्छा एक को लिख रहा है तेरी गलियां, नेहा शर्मा लिख रहे हैं तेरी गलियां में भी यही है क्या? आपकी गलियां में यही है, हमारे में तो नहीं है भैया, ठीक है। 1 जुलाई 2023 को निम्न में से किसके द्वारा 68वां बैंक दिवस मनाया गया है? बताओ यार, ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। 1 जुलाई तो हमको लग रहा है ऐसा दिवस है कि सबको मनाना चाहिए। इसी दिन जीएसटी डे भी है, इसी दिन डॉक्टर भी खेला जा रहा है, इसी दिन सीए भी खेला जा रहा है, इसी दिन एसबीआई भी खेला जा रहा है। 4 डेट तो यही है, ठीक है ना। एक बड़ा नालायक है वो ना, देखो क्या लिखा है, श्रद्धा कपूर को लिख दिया सिर दर्द कपूर, देख रहे हो, सिर दर्द कपूर ऐसे लिख दिया है। बड़े नालायक हो यार, ये किसी का नाम मत बिगाड़ा करो। अभी हमारा कमेंट में गया तो हमको वापस जाके के देखना पड़ा। तो खैर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके, हाल ही में एससीओ के नए सदस्य के तौर पर किस देश को चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एससीओ की इस बार जो वर्चुअल बैठक हुई उसकी अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। 2005 से ही ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में, पर्यवेक्षक देश के रूप में यहां पे शामिल था आपके ईरान, और अब ईरान को कहा गया कि आप हैं हमारे नए सदस्य। ईरान के जुड़ते ही जो एससीओ है उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 9वां सदस्य, ठीक है ना। 9वां सदस्य बन गया है एससीओ का ईरान, ठीक है ना। अगर हम लोग एससीओ की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। तब आपके चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपके ये सब एक ही जैसे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये तजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, और एक आपके किर्गिस्तान, क्लियर है, एक आपके किर्गिस्तान, एक आपके रूस और एक आपके चाइना,
यही 5 जो थे, यही 5 लोग मिल करके पहले क्या कहलाते थे? संघाई 5। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, चाइना, इन सबको कहा जाता था संघाई 5। संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ? संघाई 5 में आकर के 2001 के आसपास के 2001 में जुड़ गया आपके उज्बेकिस्तान। तो जब 2001 में इसमें जुड़ा उज्बेकिस्तान, तब इसका नाम पड़ गया SCO। तो कहा जाता है कि SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। नहीं, यही SCO पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और इस बार SCO की अध्यक्षता किसके पास है? भारत। G20 में ये मत करना कि तुम भूल जाओ इसको। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है, भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 ईस्वी में इसके SCO के क्या बने हैं? सदस्य बने हैं भारत। और इसके नीचे ही लिखूंगा पाकिस्तान। एक बार मैं यहां पे पेन चलाने जा रहा था, ऐसे कैसे पेन चल जाएगा? ठीक है ना, ऐसे कैसे अच्छा, एक तुम लोग काम करो भैया, इस क्वेश्चन का एक एक डिटेल रट जाना। या तो G20, अब G20 में इतनी बैठक हुई है कि शायद आपसे एग्जाम में गलती हो जाए, लेकिन इस वाले में एक भी गलती आपको नहीं करना, इसमें एक भी गलती आपको नहीं करना है। क्लियर है ना? इसमें आपको एक भी गलती नहीं करना। हाल ही में SCO के नए सदस्य के तौर पे किस देश को चुना गया है? तो इनको चुना गया है। क्लियर है? ये आपका ईरान को चुना गया है। याद रहेगा सभी को? चलिए अब आ जाइए, जरा सा दोहरा लें 6 जुलाई वाला करंट अफेयर। 2 मिनट दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट में 6 जुलाई का करंट अफेयर दोहरा के, क्योंकि मैं रोज 15 क्वेश्चन दोहरवाता भी हूं पिछला। आज 7 जुलाई है। आइए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के निम्न में से कौन सा दिन विश्व का सबसे गर्म दिन बन गया है? सर, विश्व का सबसे गर्म दिन 3 जुलाई। हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? सर, वो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 37वां प्रतिष्ठित नौकायान सप्ताह और राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप को निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तेलंगाना में शुरू किया गया है। सर, निम्न में से कौन निम्न में से कौन तेलंगाना हैदराबाद हुसैन सागर झील में BCCI द्वारा सीनियर क्रिकेट पुरुष समिति का अध्यक्ष बना है? अजीत अगारकर। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किया सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? सर, ए ऑप्शन, भारत ने जीता है और सैफ चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं बार जीता है। मित्रवत विदेशी सेवा के लिए INS कृपाण किसको दिया गया है? सर, वियतनाम को। IIT किसको दिया जा रहा है? तंजानिया को। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज हम लोग पढ़ाए। अनामलाई टाइगर रिजर्व, सिर्फ जिसको कि सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड दिया गया है, वो एक हाथी की तस्वीर को दिया गया है, जो कि मथराज नाम के व्यक्ति ने खींचा है। एक हाथी जो कि नदी पार कर रही थी। ये कहां पे भैया? सी ऑप्शन, तमिलनाडु में है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सर, 125वीं। अगला, राष्ट्रीय खनिज NMDC को अवार्ड दिया गया है एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। यह समारोह कहां हुआ है? सर, यह समारोह हुआ था कोलकाता में। अगला, अभी हाल ही में किसके द्वारा द एलिफेंट विस्पर के कलाकारों को प्रतिष्ठित हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय और कैमिलिना के हाथों से। अगला, आज हाँ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लालिया नुजाआला छांगटे। ठीक है ना? अगला, देवदत्त चंद को निम्न में से किस बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? तो MD और CEO के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के चुना गया है। अभी जो MP अड्डा पे मैम पढ़ाती हैं, वो आके मुझे सूचित की कि सर, मैं लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर पढ़ाने जा रही हूं, अगर आपके स्टूडेंट्स को रिवीजन करना हो तो वो मेरे क्लास में आ सकते हैं। तो आप में से भी जिस किसी को 3 मंथ का दोहराना है, MP अड्डा 24/7 पे 150 क्वेश्चन 150 MCQ मैम पढ़ाने जा रही हैं, आप जाकर के एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? अभी 9 बजे 9 AM पे शुरू हो जाएगा, तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अगला, तो ये B ऑप्शन है। नेक्स्ट, मानव बंदर संघर्ष को कम करने के लिए किस स्थान पर समर्पित बंदर वन बनाने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन, लखनऊ। अगला, दोहराई लेना यार जाके ना, हम तो कहेंगे देखो नंबर जहां से मिले उठा लेना चाहिए। अब 150 क्वेश्चन तुमको आधे पौन घंटे में 150 से 200 क्वेश्चन रिवीजन मिल जाएंगे, क्या ही नुकसान है? तो प्लीज सभी लोग चले जाना, पढ़ लेना। 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट, ए ऑप्शन, कोलकाता। अभी इसका आयोजन होगा। अब आपको एक चीज सूचना दे दूं,
आज द 10 मिनट शो शाम को करेंगे, आज द 10 मिनट शो शाम को करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाह रहा हूं सभी अपने दोस्तों को कि भैया अड्डा स्टोर पे विजिट कर लो, समय रहते समय को पहचान लो, नहीं सिर्फ बर्बादी के कुछ नहीं मिलेगा। ऑल कोर्सेज पे जाओ, एसएससी पे जाओ, एसएससी एमटीएस पे जाओ। इसमें जाने के बाद ये आपका वरदान बैच, मैं बहुत दिनों से इसके बारे में बोलना लगभग रोक दिया था, बस बोल देता था Y182 कूपन कोड से ले लो। मैंने देखा लापरवाही कर रहे हो आप लोग, लापरवाही कर रहे हो। मेरी बात मान लेना, आप जितने एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप एमपी पुलिस का देने जा रहे हो, चाहे आप बिहार कांस्टेबल का देने जा रहे हो, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो लल्ला, या कोई अन्य एग्जाम जिसमें कि जीएस आएगा, अन्य एग्जाम मैं लिख करके दे रहा हूं, ये रामबाण बैच साबित होगा। और ये 217 रुपए का है भी नहीं, आपके लिए कूपन कोड है Y182। इस कूपन कोड से 190-95 रुपए के आसपास, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकते, मुझे नहीं पता, ये आपको बैच पड़ेगा। जुड़ जाओ। कई बार तुमने पेट्रोल भरा लिया होगा, पिज्जा खा लिया होगा। एक ये बैच 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, 23 ई बुक, 95 टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस जो मैं पढ़ाऊंगा ही। ये भी बता दे रहा हूं, ना आपकी हिस्ट्री बदलेगी, ना पॉलिटी बदलेगी, ना जियोग्राफी बदलेगी, ना इकोनॉमिक्स बदलेगी, ना स्टैटिक जीके बदलेगा और ना ही आपका करंट अफेयर बदलेगा। तो लल्ला ये सारे सब्जेक्ट मैं किस में पढ़ा रहा हूं? वरदान में। एक बार बैठ के निर्णय लेना कि 2023 अब देख लेना, 2-3 महीने बाद तेजी से बीत जाएगा, 2024 में चुनाव हो जाएगा, लिख के ले लेना, भर्ती आनी कम हो जाएंगी। जितनी वैकेंसी, लाखों वैकेंसी का अवसर है। अभी एक वैकेंसी तुम लोग और देखोगे, इंडियन रिजर्व बटालियन जीडी की, ये आपको 17,000 पद आने वाले हैं। इसमें भी जीएस ही है। इसमें तो जो जीएस पढ़ ले, जीएस इंग्लिश, उसी का सिलेक्शन है। एमपी बिहार के पेपर में 70% जीएस पूछेगा, एमपी के पेपर में भी कमोबस यही स्थिति बनी हुई है। किस चीज से पीछे हट रहे हो? निर्णय लेना सीखो। हाँ माना, मेरी बात मान लोगे ना, 195-90 रुपए बर्बाद नहीं होने दूंगा बर्बाद। मैं अपने बातों के प्रति, वचन के प्रति प्रतिबद्ध हूं कि अगर मैंने आपको वचन दिया, और हजारों लड़के हैं ना, ईमानदारी से बता दो कि मैं पेड बैच में कैसा पढ़ाता हूं। अगर जितने हजारों लोग हैं जो मुझसे पेड में पढ़े हो, अगर दोस्त मैं आपको एक एक लाइन समझाने में सफल होता हूं तो जरा ओके कमेंट लिखना, क्योंकि तुम्हारे ओके लिखने से कोई दूसरा स्टूडेंट पैसा लगा सकता है जो उसके माता पिता के मेहनत का होगा। समझ रहे हो ना? इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। तो एक बार ओके, जो लोग मेरे पेड बैच पढ़ाने से सेटिस्फाइड हो लिखिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी देख सकें। और तुम लोग का ओके लिखना उस स्टूडेंट के लिए 190-95 रुपए खर्च करवाएगा, जो उसका नहीं उसके माता पिता का है। तो सोच समझ के लिखना ओके, कि अगर मैं गंदा पढ़ाता हूं तो बिल्कुल मत लिखना पेड बैच में। और अगर आपको लगता है कि आशुतोष सर के ऊपर 190-95 रुपया खर्च करके इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का तो धुआं उड़ा करके रखूंगा बैच में, तुम देखना। क्लियर है ना? अब आप कमेंट देख सकते हैं। तो मेरी बात मान जाओ, आप किसी भी राज्य से हैं, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे लाइफ के सबसे धुआंधार बैच में से ही आएगा। 11 जुलाई को इसकी पढ़ाई शुरू हो रही है। सब लोग जुड़ जाइए इस बैच के साथ आज। क्लियर है? सब लोग आज इस बैच के साथ जुड़ेंगे, वरदान बैच के साथ। 3 दिन और समय है, 7 तारीख आज बीतने को आ गई, सुबह तो शाम हो ही जाएगा। 3 दिन और समय है, लेकिन ये आज, क्योंकि रीजन है ये लिमिटेड बैच साइज बैच है, इसमें मैंने 5,000 के बाद भी सीटों को ओपन करवाया, क्योंकि अभी 11 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। तो जितने लोग इसमें जुड़ जाएं वो ज्यादा अच्छा है, जितने लोग इसमें जुड़ जाएं वो ज्यादा अच्छा है। तो प्लीज सभी लोग, और यार दूसरों को भी सलाह दो, जो तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त तैयारी कर रहे हो ना, तुम मेरे भरोसे उनको सलाह दो कि यार ये वरदान बैच से जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा वरदान बैच से जुड़ करके। क्लियर है ना? तो उनको भी सलाह दो, और तुम्हारे यकीन को नहीं टूटने दूंगा मैं हूं, मेरे ऊपर भरोसा रखना। एक शाहरुख खान साहब की मूवी आई थी, मैं हूं ना। तो मैं आज आशुतोष आपको, ये आपका जो सर है ये वादा करता है कि मैं जीएस में मैं हूं ना। ये मेरा 3 शब्द आपके लिए वचन है, मैं हूं ना जीएस में।
तो काम होगा। और मैं जीएस में इसलिए भी वकालत अपनी कर पाता हूं ना, क्योंकि मेरे पास करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके का शुरू में 6 साल मैंने अपने करियर के ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सच कहूं तो साइंस भी पढ़ाता था। अब जीके और करंट अफेयर पिछले 3 सालों से 4 सालों से ये शामिल है। तो पता है, जब जैसे हिस्ट्री का कोई पॉइंट आया, अब उसमें करंट से जोड़ के बात हो जाती है, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, तसंगोपो झील का चर्चा हुआ, झील वाले चैप्टर में करंट, तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है जब आपको करंट प्लस स्टैटिक, जीके, जीएस का टीचर एक हो जाता है। तो प्लीज सभी लोग जुड़िएगा Y182 कूपन कोड्स के साथ। वादा करो कि आज सब लोग इसमें जुड़ रहे हो, क्लियर है ना, सभी लोग इसमें जुड़ रहे हो यार, वरदान बैच के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं 7 बजे। और हाँ, अभी 9 बजे क्लास चलेगी, तो एक करंट अफेयर की 150 एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे मैम पढ़ा रही होंगी, आप चाहें तो जाके दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। करीब रहेगा कितने कि तो 200-300 क्वेश्चन है, 1 घंटे में आपको एमपी अड्डा 24/7 पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी स्टार्ट हो रहा है। जाइए, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।